आज के इस वीडियो में हिस्ट्री जीके यानी इतिहास के 10,000 प्रश्नों के लिए दूसरा भाग लेके आ रहे हैं। यह वीडियो एक कंबाइंड वीडियो होगी। यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको 250 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो का PDF डाउनलोड करना या फिर उसे टेस्ट के रूप में लेना, तो अलग अलग इस ऐप पे जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? संगमरमर का शासनकाल किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही उत्तर है शाहजहां। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। देखिए, शाहजहां को स्थापत्य कला का टाइम पीरियड कहते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था ये मुगल टाइम मतलब मुगल शासक हैं। अगर आप देखेंगे भारत में मुगल की, तो सबसे पहले जो राजा था ये था बाबर, और बाबर के बाद जो राजा आता है मतलब बाबर का बेटा ये था हुमायूं। हालांकि हुमायूं 4 भाई था। इसके बाद अगर हुमायूं के बाद हुमायूं का जो बेटा आया इसका नाम था अकबर। अकबर के बाद अकबर का जो बेटा था इसका नाम था जहांगीर, और जहांगीर के बाद कुछ समय तक शाहजहां आजम करके थे। तो इन्हीं के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो टाइम पीरियड था इसे संगमरमर का काल कहा जाता है। अगला है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ से संधि यह किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करें। ये हैं जहांगीर, जिनके पिता का नाम था अकबर, और जो इनका टाइम पीरियड है ये है 1605 से लेकर के 1627 तक। अगला है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मतलब जब अकबर रूल करने आता है 1556 में, तो आने वाले दिनों में अकबर जो भी उधर के राजा थे सबको अपने नीचे काम करना के लिए मजबूर कर दिया। जो राजा उनके नीचे काम नहीं करते थे उनके राज्य को लूट लिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। लेकिन उस समय भी एक राज्य था और ये था मेवाड़, जो कि अकबर का जो राजशाही था उसको स्वीकार नहीं किया। अगला है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा शुरू की? पट्टा वाला सिस्टम किसने शुरू किया? शेरशाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। कौन है जो आपके हिसाब से सही है? सही उत्तर है शेरशाह। अगला है कि वह चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूं। यह किस मुगल शासक ने कहा था? जो भी चित्रकला के शत्रु थे वो कहता था कि मैं उन सबका शत्रु हूं। ये था जहांगीर। अगला है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई ये आपको बताना है। इसमें मनसब दिया जाता था, एक मतलब कि ग्रुप दिया जाता था कि आप 10,000 सैनिकों के मनसब हैं, ये 5,000 सैनिकों के मनसब हैं। तो ये था अकबर। अकबर जो रूल किया था ये किया था 1556 से लेके 1605 तक। चलिए एक क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, अकबर के पिता का क्या नाम था? अकबर के पिता का क्या नाम था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही नामक धर्म क्या इसे अकबर ने शुरू किया, जहांगीर ने, शाहजहां ने और हुमायूं ने? ये था अकबर। देखिए, अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी इसे इंसानियत धर्म का ज्ञान था और इसने देखा कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों को लेकर लगे हुए हैं। सब कुछ जोड़कर इसने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम दिया गया दीन ए इलाही। और इसमें यह भी स्वतंत्रता दी गई कि जिसको मन मतलब जो इच्छुक है वही आए, किसी को फोर्स नहीं किया गया। ये किया गया था 1582 में। अगला है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल बहुत दिनों तक भारत में रूल किए, तो इनकी राजभाषा कौन थी? उर्दू, फारसी या फिर अरबी? ये थी फारसी। अगला है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके किसके बीच हुई? देखिए, पहली लड़ाई होती है 1526 में,
दूसरी लड़ाई होती है 1556 में। कमेंट करके बताइए आप तीसरी कब हुई। आपको ऑप्शन हिंट बता दें, ये 1700 से शुरू होता है, ये हिंट है। आपको बस यहाँ पे 2 अंक बताना है कौन होगा। यहाँ पे पूछा गया दूसरी लड़ाई, तो ये था हेमू, अकबर और हेमू। अगला है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे, ये आपको बताना है। ये है अकबर, अकबर के दरबार में। अगला है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली भेजा। आगरा से दिल्ली किसने भेजा, तो ये था शाहजहां। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। मतलब वही जो एक नया धर्म बनाया गया, उसी के लिए एक उपासना भवन भी बनाया गया था। दीन ए इलाही नया धर्म था, और इसके लिए जो उपासना भवन बनाया गया उसका नाम था इबादत खाना। कई बार ईयर पूछा गया है, 1582। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नहीं की थी, ये आपको बताना है। सही उत्तर है कन्नौज। आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और अगर आपका इसको पीडीएफ के रूप में देखना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था या थी। यह है राजा टोडरमल। आगे बढ़े तो अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षक कौन था। जैसे कि जब अकबर केवल 14 साल का था, मतलब कि अकबर की इसका जो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, और जब यह 14 साल का था मतलब 1556 में, तभी इसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और 14 साल से 19 साल तक, मतलब कि अगले 5 से 6 सालों तक इनका एक संरक्षक होता था जो कि इनके जगह पे युद्ध करता था, और इसका क्या नाम था, ये था बैरम खान। अगला है कि किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ गई। कौन सा ऐसा युद्ध हुआ जिसमें तब से मुगल भारत में रहने लगे। यह है पानीपत का पहला युद्ध, हुआ था 1526 को। देखिए पानीपत का जब पहला युद्ध हुआ तो इसमें इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा संगा ने बाबर को बुलाया। तो राणा संगा को ये लगता था कि जब बाबर भारत आएगा तो ये इब्राहिम लोदी को हरा करके और धन को लूट पाट करके यहाँ से चला जाएगा। फिर जब इब्राहिम लोदी नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पे रूल करेंगे। लेकिन इसका उलट हुआ। जब बाबर 1526 में भारत आया और उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, तो अब बाबर यहाँ रहने का मन बना चुका था। इसके बाद अगले साल 1527, 28, 29 में 4 युद्ध जीते और बाबर यहीं पे जम गया। तो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन होगा ये मतलब सही उत्तर होगा 1526 होगा। अगला है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। आपको बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया। जब फारसी भाषा में महाभारत को लिखा गया तो उसका नाम क्या रखा गया। इसका नाम था रजनामा। अगला है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं की तो मृत्यु हो गई बिना टाइम का, जैसे वो शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर करके 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो इसको मतलब इसका जो जीवनी है हुमायूं नामा, इसको लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला है कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। हालांकि बैन नहीं किया गया लेकिन इसको अच्छा नहीं कहा गया, इसको बुरा कहा गया, और ये था अकबर। जो भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दें। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है। कौन है जो अकबर की जीवन कथा लिखी है। इनका नाम है अबुल फजल। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। आप जब 8 या फिर 9 में होंगे तभी से इसको पढ़ते आ रहे हैं, और यह है शेरशाह सूरी, सूर्यवंश के। अगला है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। अभी हमने आपको बताया था 2-3 क्वेश्चन पीछे। तो ये है 1526, 21 अप्रैल 1526। दूसरा 1556, तीसरा हमने आपसे पूछा था 1761। अगला है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। जब गुजरात पर विजय पा लिया अकबर ने
तो इसके यादगार बनाने के लिए क्या बनवाया? ये बनवाया बुलंद दरवाजा। अगला है कि एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? ये है नूरजहां, जो कि जहांगीर की पत्नी है। तो एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां ने आगरा में बनवाया। अगला है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? ये गुजरात में है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन है जो कि गुजरात में है। यह है सूरत। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? जैसे सभी ऐसे जो बड़े राजा थे उनका अलग अलग नाम हुआ करता था, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा मुगल शासक है जिसको आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए, बात की गई है मुगल की, तो मुगल भारत में आते हैं 1526 में बाबर के साथ। मतलब कि अगर ये पूछे कि मुगल का सबसे पहला राजा भारत में कौन था, तो ये था बाबर। बाबर का जो बेटा हुआ ये था हुमायूं। हुमायूं का जो बेटा हुआ ये था अकबर, और अकबर का बेटा हुआ जहांगीर। तो यहाँ तक आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर ईयर की बात करें तो बाबर 1526 से 1529 तक, 30 तक, क्योंकि 30 में उसकी मृत्यु हुई। हुमायूं 1530 से 1540 तक। बाद में इसे शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत छोड़ना पड़ा, जो कि 15 सालों तक इसने भारत छोड़ा। और 1555 से 56 एक साल यहाँ पे रूल किया, तब तक इसकी डेथ हो जाती है। बाद में आता है अकबर। तो अकबर रूल किया 1556 से लेकर के 1605 तक, और जहांगीर रूल किया 1605 से लेकर 1627 तक। इस क्वेश्चन में पूछा गया था आलमगीर, तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। अगला है कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? इसने, मतलब कि जिसके भी समकालीन थे, इसने अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी थी। और कारण क्या था? कारण ये था कि इसने आरोप लगाया कि जो अर्जुन देव थे उसने इसके बेटे को कुछ गलत सिखा दिए थे, और ये था जहांगीर। जहांगीर एक विधवा से शादी किया था जिसका नाम था नूरजहां। नूरजहां। जहांगीर खुद एक चित्रकार था। अगला है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? आपके ऑप्शन है परमार, चौहान, चंदेल या फिर सिसोदिया। देखिए, कहा गया अकबर के सामने, तो इसमें से कई सारे वंशज तो ऐसे हैं जो कि अकबर के सामने थे ही नहीं, मतलब बहुत पहले ये खत्म हो चुके थे, या फिर इनके वंश से कोई राजा नहीं था। जैसे अगर आप चौहान वंश को देखेंगे तो ये 1191 के बाद यहाँ पे इस वंश से कोई राजा नहीं हुआ पृथ्वीराज चौहान के बाद। तो इस तरह आपका जो सही उत्तर होगा अकबर के टाइम पीरियड किया, तो यह है सिसोदिया। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था, आपको बताना है कब। ये ईयर है, और आपको 2 सेकंड मिलेगा अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। ये हुआ था 1576 में। अगला है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मतलब ये उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। तो आप बताइए कि अकबर किसको जरी कलम की उपाधि दिया? क्या इनका नाम मोहम्मद खान है, मीर सैयद अली है, अब्बू असमद है, या फिर मोहम्मद हुसैन है? सही उत्तर है मोहम्मद हुसैन। अगला है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? अफगान सत्ता की। देखिए, होता क्या था कि जब शेर शाह की बात की जाए तो इसने जीता बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में हुआ, तो इसने हुमायूं को हराया। कई बार पूछा जाता है कि किसको हराया, तो हुमायूं को हराया। दरअसल ये था कि जब हुमायूं इंडिया में रूल करने लगता है 1530 से, तो इसने अलग अलग, मतलब साइड के राजाओं को परेशान करना शुरू किया। कई राजाओं के राज्य हड़प भी लिए, लेकिन जब इसने बिहार में एक जगह है बक्सर, वहां पे हाथ डाला, तो वहां पे सासाराम है बिहार में ही, वहां पे जो राजा था ये था शेर शाह सूरी, जो कि एक अफगान राजा था। अफगान राजा था। तो जब उससे इसने टक्कर लिया तो 1539 में पहला युद्ध हुआ। तो 1539 के युद्ध में भी हुमायूं हार जाता है। फिर अगले साल फिर युद्ध हुआ, तो 1540 के युद्ध जो बिलग्राम का युद्ध था उसमें भी हुमायूं हार गया, और 2 युद्ध हारने के बाद हुमायूं यहाँ से बाहर चला गया।
तो यहाँ पे जो पूछा गया था ये सही उत्तर है, बिलग्राम का युद्ध। अगला है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। कुल मिला के मोती मस्जिद कहाँ पर है इनमें से, और ये शाहजहां ने बनवाया। देखिए शाहजहां ने ढेर सारे निर्माण करवाए आगरा में, और इसका भी उत्तर सही होगा आगरा। क्या बता पाएंगे कि आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना के किनारे है। कमेंट करके बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे है, या फिर अयोध्या किस नदी के किनारे है। जो भी आपको पता हो कमेंट करके जरूर बताइए। अगला है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां पे इसको टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। देखिए बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में। अगला है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर को पुनः लगा दिया। जजिया पहले से लगता आ रहा था, जब यहाँ पे तुगलक वंश के राजा थे वहां से आप देखेंगे कि जजिया, और बाबर ने सबसे ज्यादा इसको मतलब कड़ाई से इसका पालन कराने लगा। हालांकि इसके पहले भी लगता था लेकिन उतनी कड़ाई नहीं थी, लेकिन जब बाबर यहाँ पे रूल करने आता है तो यहाँ पे कड़ाई से इसका पालन होने लगा। बाबर के बाद हुमायूं भी इसका पालन कराया। जजिया क्या था कि एक धार्मिक टैक्स था, मतलब कि मुस्लिम को नहीं देना था, बाकी मुस्लिम के अलावा जो भी लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे उनको यह टैक्स देना पड़ता था। तो इसे सबसे पहले हटाया अकबर ने। अकबर जब आया तो इसको हटा दिया, लेकिन अकबर के जाने के बाद औरंगजेब फिर से इसे लगा दिया, और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फिर से कौन लगाया। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थे। इनमें से अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, रानी दुर्गावती। सही उत्तर है रानी दुर्गावती। अगला है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचना किसके टाइम पीरियड पे की गई, ये पूछा गया आपसे। ये किया गया शेरशाह के टाइम पीरियड पे। अगला है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। 2 बार कहने का क्या मतलब है, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो हमने आपको बताया है कौन है जो 2 बार रूल किया। चलिए आपको वहां पे ले चल के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हुमायूं पहली बार रूल किया 1530 से लेके 1540 तक। इसके बाद शेरशाह सूरी से हारने के बाद भारत के बाहर चला गया। फिर जब दूसरी बार आया तो 1555 से लेके 1556 तक, मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म। यानी कि यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा, यहाँ पे हुमायूं होगा। अगला है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। फैजी ये रहा अकबर के दरबार में। अगला है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर आप अपना उत्तर नहीं कमेंट करके बता रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ कमेंट करके बताइए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो बाद में ही कमेंट करके बताइए। देखिए पूछा गया हुमायूं का मकबरा और ये है दिल्ली में। अगला है कि किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया। अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। बिलग्राम और चौसा। चौसा की लड़ाई 1539 में हुई, बिलग्राम की 1540 में हुई। दोनों युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। दोनों में कौन जीता, तो शेरशाह सूरी जीता। हुमायूं को इंडिया छोड़ना पड़ा। अगला है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। ये किया गया अब्दुस समद के द्वारा। अगला है कि पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये आपको बताना है। हमने आपको बताया था कि ये बिहार का शासक था और यह है शेरशाह सूरी। अगला है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया। देखिए आप देखेंगे अगर इतिहास में और बात करेंगे अगर मुगल साम्राज्य की, तो ये लोग ज्यादा दक्षिण तक नहीं जा पाए। इनमें से अधिकतर राजा दक्षिण तक नहीं जा पाए। ये आपका कन्नौज, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और मध्य भारत तक ही रुक पाए। ये मध्य भारत यानी कि आज के मध्य प्रदेश के बाहर कभी नहीं जा पाए। लेकिन इनमें एक राजा था औरंगजेब, जो खुद कलिंगर मतलब कि कर्नाटका में युद्ध करने के लिए गया था। हालांकि वहीं पे इसकी मृत्यु भी हो गई। अगला है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को
संतांतरित किया, मतलब कि अपने सत्ता के अधीन ले लिया। पुरंदर। अगला है कि ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, मतलब क्या है जो जिसके लिए दोनों झगड़ा करते थे। 2 से 3 सेकंड अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। ये है कंधार। अगला है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 2 बार। यह है औरंगजेब। और 2 बार होने का कारण कई है। एक तो ये कि इसके कई भाई थे और ये छोटा था, ये सबसे बड़ा नहीं था, फिर भी इसने सभी भाइयों को मार करके 2 बार राज्याभिषेक कराया, एक बार पहले और सबको मारने के बाद एक बार और। अगला है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था। दरअसल जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो अकबर कहीं युद्ध के मैदान में था और ये एक जगह का गवर्नर भी था, लेकिन होता क्या है कि ये कालानौर में था उस समय। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इसका पिता था हुमायूं, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है शेरे मंडल के लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर करके, तो जो दिल्ली था इस पे एक राजा कब्जा कर लिया जिसका नाम था हेमू। तो जब हेमू कब्जा कर लिया तो अब हेमू से युद्ध लड़ना था, चूंकि कब कोई राजा नहीं था, इसलिए जो अकबर कालानौर में था इसको यहीं पे राजा बनाया गया। और बाद में अकबर उस समय केवल 14 साल का था, तो अकबर ने इस पे हमला किया और इस दिल्ली को हेमू को हरा करके जीत लिया गया फिर से। अगला है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, मतलब ये भी कह सकते हैं कि बीरबल का दूसरा नाम क्या था। एक बार रिपीट कर दें, जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, और इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और पीडीएफ वीडियो, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसके लिए जो सही उत्तर है ये है महेश दास, मतलब कि बीरबल का उपनाम था महेश दास, या फिर महेश दास उनका नाम ही था। लेकिन जब ये अकबर के संपर्क में आए तो बीरबल इनको नाम दिया गया। किसने ऐसे बाग बगीचे बनाए जिसमें बहता पानी हो, और इसके निर्माण की परंपरा किसने शुरू की। ये था बाबर। अगला है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि ये बिहार में है और ये है सासाराम। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, इनमें से आपको बताना है। आपके पास 2 सेकंड होगा प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए। देखिए चित्रकार तो इसमें से कई हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे अबुल फजल या फिर दसवंत को, तो ये दोनों चित्रकार से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं, लेकिन पूछा गया है अकबर के समय। तो अकबर के समय अगर कोई चित्रकार के लिए प्रसिद्ध था तो ये था दसवंत। अगला है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। जो दिल्ली में लाल किला आपको दिखता है, जहां से प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को भाषण देते हैं, तो उस लाल किले का निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर नूरजहां। सही उत्तर है शाहजहां। अगर बात करें अकबर की, तो अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर, और जहांगीर के बाद कहीं जाकर आता है शाहजहां। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था, जो कि एक विधवा थी। अगला है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। जहांगीर के टाइम पीरियड के बारे में तब तक हम आपको बता दें, ये रूल किया 1605 से लेकर के 1627 तक। इसके पिता का नाम था अकबर, जिसने रूल किया था 1556 से लेकर के 1605 तक। तो यहाँ पे जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का चित्रकार था ये था मंसूर। अगला है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। ये कौन बादशाह है जो कि अपने सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति को रखा था। क्या यह औरंगजेब है, शेरशाह है, अकबर है या फिर शाहजहां। सही उत्तर है औरंगजेब। अगला है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। ये हुमायूंनामा इन्होंने लिखा था, तो आपको बताना है कि हुमायूंनामा को किसने लिखा। ये आपके लिए हिंट है, गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम, नूरजहां बेगम या फिर नानबदेज। सही उत्तर है गुलबदन बेगम। अगला है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर ये एक उपनाम है, जैसे सलीम है,
इस तरह जिंदा पीर है, ये कई तरह के उपनाम है। तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, औरंगजेब को। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? क्या यह आगरा में है, जयपुर में, झांसी में या फिर ग्वालियर में? सही उत्तर है ग्वालियर में। अगला है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल मतलब कि जिनके नाम पे ताजमहल बनाया गया है उनका असली नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो जब शाहजहां ने इनसे शादी किया तब इनका नाम मुमताज महल रखा गया। उसके पहले जो इनका नाम था ये था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। अगला है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सारे क्वेश्चन मुगल से ही है। ये अगर आप पूरी सीरीज कवर कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके इंडिया के किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मुगल प्रशासन में बात की गई है, तो जो जिला होता था इसको हम बोलते थे सरकार। अगला है कि अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है? कई चीजें देख करके हूबहू बनाने की कोशिश की गई, तो यहाँ पे अकबर द्वारा कौन सा बनवाया गया है जो देखने पर बौद्ध बिहार की तरह लगता है? तो आपका समय खत्म, यह है पंचमाल। अगला है कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? कौन है इसमें से? ये एक मुस्लिम गुरु थे, सूफी संत आप कह सकते हैं, और इनका नाम था मोहिद्दीन चिश्ती, मोहिद्दीन चिश्ती। अगला है कि जागीरदारी संकट सबसे पहले किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? क्या यह बहादुर शाह जफर था, जहांगीर था, शाहजहां या फिर औरंगजेब? ये था औरंगजेब। अगला है कि सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है किससे? सूफी सिलसिला मूलतः किससे संबंधित है? मतलब हम सूफी कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये कैसे गुरु हैं? क्या ये हिंदू गुरु हैं, बौद्ध के हैं, इस्लाम के हैं या फिर सिख के हैं? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, सही उत्तर होगा इस्लाम। अगला है कि इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, तो इनमें से किसको? क्या ये दीन इलाही है, सूफी आंदोलन है, तौहीद ए इलाही है या फिर नानाबदीज? यह है सूफी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? देखिए जब ये साइमन कमीशन आया उस समय लगभग भारत आज़ाद होने की स्थिति में था, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे कहीं न कहीं भारत को आज़ाद करने की मूड में थे, हालांकि वो भी आज़ाद नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे उससे पहले क्या होता है कि 1909 और 1919 में जो भी रिफॉर्म आए उसमें दिखाया गया कि हम भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब 1927-28 में साइमन कमीशन भारत आया तो इसमें जो सारे मेंबर थे, जो भी इसमें मेंबर आए, सारे के सारे अंग्रेज थे और इसी का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। आपको ईयर याद रखना है तो 1928। अगला है कि गुलबदन बेगम की पुत्री का नाम क्या था? किसकी पुत्री थी गुलबदन बेगम? इसने हुमायूं नामा की रचना की है, तो आपको बताना है कि ये किसकी पुत्री थी। ये है बाबर की। अगला है कि अकबर के काल में महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया गया था, किसके निर्देशन पे? मतलब कौन कराया? ये है फैजी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? कम्युनिस्ट पार्टी भारत में कब बनी? ये बनी सन 1921 में। अगला है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जो जामा मस्जिद है, देखिए आज जो क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लायक नहीं है, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको उत्तर भी डायरेक्ट पता होना चाहिए। जामा मस्जिद के बारे में पूछा गया है, जो दिल्ली का जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली का एक, दिल्ली ही नहीं पूरे देश का एक प्रसिद्ध मस्जिद है, तो इसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। अगला है कि मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया था किससे? नौरोज का त्यौहार मुगल अपना लिए थे, लेकिन ये उससे पहले किसके द्वारा मनाया जाता था, ये पूछा गया है। पारसी, तुर्की, मंगोल या फिर यहूदी? सही उत्तर है पारसी। अगला है कि पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया?
पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर ने शुरू किया था। अगला है कि धर्मत का युद्ध इनमें से किनके किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध, देखिए जब बात आती है औरंगजेब के टाइम पीरियड की, तो वहां पे औरंगजेब का अपने भाई से युद्ध हुआ और उसका जो भाई था उसका नाम था दारा सिको, और ये कहा गया धर्मत का युद्ध। अगला है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? किस राज्य को जीतने के बाद? यह है बिलग्राम। कब हुआ? तो बिलग्राम और चौसा ये दोनों हुए हैं 1539 1540। अगला है कि शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान, और कहा जाता है कि बचपन में इसने अपने मालिक को बचाने के लिए एक शेर की हत्या कर दी, तब से इनका नाम शेर शाह रख दिया गया। ये सूरी राजवंश से आते हैं और ये रिलेट करते हैं अफगान से। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन है? मतलब जो काव्य की अभिव्यक्ति होती है, अगर इसको आप तोड़ेंगे तो होगा कि काव्य की अभिव्यक्ति, इस रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, फैज और मिर्जा गालिब। 2 सेकंड होगा आपको आपका उत्तर बताने के लिए। सही उत्तर है अमीर खुसरो। देखिए अगर आपको बताएं अमीर खुसरो के बारे में, तो जो मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क थे और इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन। कभी कभी पूछा गया है, जब हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा गया है कि अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन। इसके अलावा जो अमीर खुसरो हैं ये दिल्ली आए और 8 वर्ष की उम्र से ये सूफ़ी जो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं इनके शिष्य बन गए। तो इस तरह कई क्वेश्चन इनसे रिलेट करके पूछा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित सूफी में से कौन संगीत के विरुद्ध था? मतलब अक्सर आप देखेंगे जो सूफी संत होते हैं वो संगीतवादी होते हैं, मतलब संगीत से उनका गहरा नाता होता है। लेकिन इनमें से वो कौन है जो कि सूफी संत तो है लेकिन ये संगीत के विरुद्ध है? आपके ऑप्शन है चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादिरी। सही उत्तर है नक्शबंदी। अगला है कि सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है। आपको बताना है कि इनकी विशेषता क्या है, मतलब कि कहाँ का भक्ति संगीत है सूफिया कलाम। देखिए सूफिया कलाम जहाँ पर भी ये वाला नाम आ जाए ये रिलेट करता है जम्मू और कश्मीर से। अगला है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको बता दें तो इनके नाम से 2 युद्ध हुए थे और दोनों से कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। पहला है 1191 तराइन का पहला युद्ध, दूसरा है 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? मतलब जब भगवान बुद्ध की डेथ हो जाती है तब उसी साल से बौद्ध संगति कराई गई। भगवान बुद्ध की डेथ हो जाती है 483 में, तो यहाँ पे पहली बार बौद्ध संगति कराई गई। इसके बाद जो दूसरी बौद्ध संगति हुई ये 383 बीसी में हुई, ये बीसी है इसीलिए उल्टा चल रहा है। और जो तीसरी बौद्ध संगति है ये 250 या फिर 251 बीसी में हुई। तो जो तीसरी वाला कराया गया इसी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए तीसरी वाला कराया गया था ये अशोक के टाइम पीरियड पे। अगला है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, इनमें से क्या? ये आपके ऑप्शन है दीन-ए इलाही, सूफी आंदोलन, तौहीद ए इलाही, इनमें से कोई नहीं। ये है सूफी आंदोलन। अगला है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? आपके ऑप्शन है पाली, संस्कृत, अर्धमागधी या फिर प्राकृत। देखिए 2 चीज़ आपको हिंट बता देते हैं जो आपके लिए एक अच्छा साबित होगा जी के। जब भी बौद्ध ग्रंथ का नाम आए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी ग्रंथ पूछा जाए तो सबका उत्तर 99% पाली ही होगा, मतलब भाषा की बात कर रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन जैन धर्म से हो
तो ये प्राकृतिक होगा। ये दोनों धर्म ऐसे हैं जो कि एक ही टाइम पीरियड पे काम कर रहे थे। अगला है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। मतलब बौद्ध धर्म हमारे यहाँ से शुरू हुआ और जब ये नेपाल गया, चाइना गया, तो यहाँ पे नेपाल के बारे में बात की गई है किस शासक के टाइम पीरियड पे। ये है अशोक, महान अशोक। अगला है कि सांची क्यों विख्यात है। सांची को आप जानते हैं, सांची का स्तूप आपने सुना होगा। तो सांची प्रसिद्ध है अपने स्तूप के लिए। अब ये स्तूप कैसा स्तूप है, तो ये बौद्ध स्तूप है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है कि जातक किसका ग्रंथ है। जो जातक है ये किसका ग्रंथ है। क्या है, वैष्णव धर्म का है, मतलब कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, या फिर शैव धर्म का है जो केवल शंकर भगवान को मानते हैं, या फिर बौद्ध धर्म का है जो बुद्ध को मानते हैं, और जैन धर्म का है जो महावीर स्वामी को मानते हैं। सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए होता क्या था कि जब भगवान बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उस समय जो उनके शिष्य थे कोई महिला नहीं थी उनमें, लेकिन जो उनके एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद, इन्हीं के रिक्वेस्ट करने पर पहली बार बौद्ध धर्म में किसी महिला को एंट्री दी गई और इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। आपके ऑप्शन है देवदत्त, आनंद, उपाली या फिर महाकश्यप। संघ प्रमुख मतलब कि ये है देवदत्त। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और आपको उत्तर भी पता होगा। सही उत्तर है कुंडग्राम। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध संगति 483 में, दूसरी 383, तीसरी 251 और चौथी पहली शताब्दी में। देखिए पहले बौद्ध संगति की बात की गई है और ये हुआ था राजगृह में। अगला है कि जियो और जीने दो, ये किसने कहा था। आपके ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, विनोबा भावे या फिर गौतम बुद्ध। देखिए इसके लिए आपका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। आप अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं और PDF मिलेगा। क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। मतलब जैन धर्म में अगर किसी को पूर्ण ज्ञान मिल जाता है तो क्या कहा जाता है कि उनको इनमें से क्या मिल गया। क्या उनको रत्न मिल गया, या फिर कैवल्य मिल गया, निर्वाण मिल गया, या फिर जिन्न मिल गया। उनको मिल जाता है कैवल्य। अगला है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, ये एक चैप्टर है, इंग्लिश में था पहले। इंग्लिश का चैप्टर 9-10 में था, तो आपको पता होगा कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। मतलब जैन धर्म किस पर रिलेट करता है, क्या उनका मुख्य बिंदु है। क्या कर्म है, क्या विराग है, या फिर निष्ठा है। तो ये है अहिंसा। सही उत्तर। अगला है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। मतलब जब भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब वो घर छोड़े तब एक चिन्ह है, जब उनको ज्ञान मिला तब एक चिन्ह है, जब उन्होंने पहला प्रवचन दिया तब एक चिन्ह है, ताकि आप बस चिन्ह को देखें तो आप जान पाएँ कि इसका मतलब ये है। तो घर त्याग को दिखाया जाता है घोड़ा से। अगला है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे। दरअसल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, तो महावीर स्वामी कौन तीर्थकर थे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए सही उत्तर है 24वें। अगला क्वेश्चन है कि रहस्यवाद सिद्धांत किसका दिया गया है। स्यायवाद सिद्धांत। स्यायवाद सिद्धांत के बारे में कौन बात करता है। यह है केवल जैन धर्म। अगला है कि भारत में प्राचीन बिहार, सबसे प्राचीन बिहार कौन है। इनमें से सबसे प्राचीन बिहार इनमें से कौन है। क्या यह नालंदा है, भाजा है, विक्रमशिला है, या फिर उदंतीपुरा है। ये है नालंदा।
अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 483 ईस्वी में इनकी डेथ हुई है। अब आपको बताना है जन्म। ये जिए थे 80 साल, तो 80 साल बढ़ा दीजिए, आपका सही उत्तर हो गया 563 ईस्वी पूर्व। अगला है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है इनमें से? था मतलब पहले बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? ये था विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने शुरू की? जो कृष्ण है उनकी पूजा किसके द्वारा शुरू की गई सबसे पहले? सही उत्तर है सातवतों के द्वारा। कि किसने कहा था कि मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? यहाँ पे जो 4 विकल्प हैं यह है ग्रांट टप, जदुनाथ सरकार, आद्रविंक और इनमें से कोई नहीं। आपको 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। इस तरह की वीडियो आपके लिए एक टेस्ट की वीडियो होती है, इससे ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको कुछ नए क्वेश्चन भी मिलते हैं, पीडीएफ भी आप पा सकते हैं और एप्लीकेशन पे जाके आप उनका टेस्ट भी दे पाएंगे। देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा ग्रांट डफ। इसके अलावा इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि हम कुछ आपको बताते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पूर्ण स्वराज के बारे में किसने सबसे पहले कहा? ये किसका नारा था? ये था किसका? जवाहरलाल नेहरू का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो सबको पता है, ये है सुभाष चंद्र बोस का। इसके अलावा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह एक इंटरनेशनल नारा था और ये दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्या था? कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसके अलावा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। इसके अलावा कहा गया था दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, हे राम महात्मा गांधी, वेदों की ओर लौट चलो दयानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा, आपको पता है कि करो या मरो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि ये किसने कहा था? मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, ये किसने कहा था? ये आपको कमेंट करके बताना होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? जो संभाजी थे जो कि एक मराठा राजा थे, इनकी हत्या किसके कार्यकाल में की गई? आपका ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब को एक उपनाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा गया है, जिंदा पीर इसको कहा जाता है, जिंदा पीर। देखिए अकबर जब आया था तो अकबर के पहले बाबर हो या फिर हुमायूं हो, ये जजिया कर लेते थे। जजिया मतलब क्या होता है? एक धार्मिक टैक्स है। धार्मिक मतलब कि ये मुस्लिमों पे नहीं लगता था, मुस्लिम के अलावा जो भी हिंदू, ईसाई जो भी लोग थे, अगर ये कोई धार्मिक यात्रा करते थे तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जब अकबर आया, अकबर का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 1556 से लेकर के 1605 है, तो अकबर ने इस जजिया कर को हटा दिया, लेकिन औरंगजेब फिर से उस जजिया कर को लागू कर देता है। अगला है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? आपके ऑप्शन है कारवाड़, रायगढ़, रायचूर या फिर आगरा। 2 सेकंड मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए। सही उत्तर है रायगढ़। अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता है। सोरा और अफीम, जो यूरोप वासी हैं उनको सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था इंडिया में? क्या यह बिहार था, मद्रास था, बंगाल था या फिर गुजरात था? ये था बिहार। बिहार अफीम के लिए प्रसिद्ध था। अगला है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? जो शिवाजी का साम्राज्य था, इनकी राजधानी कहाँ पे थी? रायगढ़, पुरंदर, कारवाड़ या फिर पुणे। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो शिवाजी हैं उनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, यानी कि उनकी राजधानी भी थी रायगढ़। अगला है कि आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में,
आंध्र प्रदेश में या फिर केरल में? 2 सेकंड लीजिए और अपना उत्तर कमेंट करिए। यह है केरल में। अगला है कि महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? मालवा, जौनपुर, खानदेश या फिर गुजरात? बताइए कमेंट करके। सही उत्तर है गुजरात। अगला है कि चैतन्य महाप्रभु या फिर महापुरुष किस संप्रदाय से जुड़े थे? यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी में कोई इशू है तो 3 डॉट के बटन पे जा करके आप क्वालिटी में 4K क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोडेड है, तो आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थे गौड़ीय संप्रदाय के। अगला है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैलाया गया? मतलब कि इनमें से जो महापुरुषों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किनका संबंध महाराष्ट्र से है? यह है संत ज्ञानेश्वर। अगला है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, कृष्णदेव राय, शिवाजी या फिर अकबर? सही उत्तर है शिवाजी। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान के लिए शिवाजी को जाना जाता है। अगला है कि शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि, इनका संबंध है विवेकानंद से, लेकिन ये जो विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी थी। मतलब विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी थी शारदा मणि। विवेकानंद से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कि कब इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, तो 1893 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की इन्होंने 1897 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये आर्य समाज के संस्थापक हैं और इनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर। अगला है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? पहले मुर्शिदाबाद थी, बाद में उसे कर दिया मुंगेर, और ये था मीर कासिम। अगला है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? नवाब, देखिए नवाब 2 ही जगह के आप सुनेंगे, एक तो अवध और एक तो लखनऊ। तो यहाँ पे जो लखनऊ को आप देख रहे हैं, ये आज उसको लखनऊ कहा जा रहा है, ये अवध के एरिया में ही आता है, यानी कि सही उत्तर होगा अवध के नवाब। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816, 1820, 1828 और 1830। ये की गई थी 1828 में। अगला है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? मतलब इनमें से किनका जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। आपने इसके लिए कविता भी पढ़ी होगी। ये था महाराणा प्रताप का। अगला है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन है? यह है हुगली। हुगली। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? जो महाराजा रणजीत सिंह थे, इनके उत्तराधिकारी। ये देखिए वीडियो एक टेस्ट के रूप में है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा रहा है, बस आपको अपने आप को आंकना है कि आपकी तैयारी कितनी है। ये सारे क्वेश्चन वनडे के लिए बेहतरीन होंगे। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। ये है खड़क सिंह, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। अगला है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की भारत में? मतलब भारत में सबसे पहले समुद्र से कौन आया? वही होगा समुद्री मार्ग का खोजकर्ता, और ये था वास्को डिगामा। कब आया? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ से था? क्या फ्रांस से था, पुर्तगाल से था, ब्रिटेन से था, कहाँ से था? ये था पुर्तगाल से। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ को ये किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगला है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी आज भी सत्संग चलता है, तो इसके जो संस्थापक थे इनका नाम था शिवदयाल साहब। अगला है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक ये थे राजा राम मोहन राय, और इन्होंने क्या कराया था? सती प्रथा को बैन कराया। कब? 1829 में। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, किसने कराया, कब कराया, या फिर ये भी पूछा जाता है किससे करवाया गया। मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था ये आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए बता देते हैं, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ये आपको याद होना चाहिए। अगला है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है,
यह किसके द्वारा कहा गया? मतलब कौन कहा कि अगर वेद को आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पूरी सच्चाई मिल जाएगी? यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका एक मतलब कि नारा था, गो बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर लौट चलो। अगला है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में ये स्थापना की गई थी बेल्लूर में। बेल्लूर में। चलिए कमेंट करके बताइए ये किस राज्य में है, किस स्टेट में है बेल्लूर? कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? विवेकानंद के गुरु हैं तो इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। और अगर विवेकानंद की हम बात करें तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए जो समय मिलेगा वो होगा 2 से लेके 3 सेकेंड। तो इसी समय में आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। इससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको जो डायरेक्ट लिंक मिलने वाला है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश के बारे में कुछ खास चीजें बताने से पहले आपको बता दें कि मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जाना जाता है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल मौर्य वंश का एक ही राजा है। यहाँ पे अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये तीनों मौर्य वंश के हैं। यहाँ पे केवल एक अजातशत्रु है जिनका संबंध मौर्य वंश से नहीं है। अगर आप देखेंगे मौर्य वंश के राजाओं के बारे में तो मौर्य वंश के जो पहले राजा हुए उनका नाम क्या था, ये कई बार पूछा गया है। तो इनका नाम था, पहले राजा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद कौन आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया? सम्राट अशोक। अशोक के बाद कौन आया? कुणाल। कुणाल के बाद दशरथ मौर्य। इसके बाद संप्रति। इसके बाद शालिशुक है, शालिशुक। इसके बाद देवबर्मन। इसके बाद सत्यधन्वा। इसके बाद बृहदत्त। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम शासक कौन था, तो ये था बृहदत्त। अगला क्वेश्चन है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? कौन है जो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? आपके ऑप्शन है स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, प्लूटार्क या फिर एरियन। आपको अपना उत्तर बताने के लिए मिलेगा 2 सेकंड और सही उत्तर है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची के स्तूप के बारे में आपने सुना होगा, तो इसके बारे में पूछा गया है। और जो सांची का स्तूप है ये बनवाया गया था बौद्ध धर्म के तहत। अगला है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी, अगर आप इस पेज को अच्छे से देखे होंगे तो आप बता पाएंगे कि सम्राट अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था? कुणाल। कुणाल, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसलिए जरूरी है कि जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से देखा करें। अगला है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश जिसके संस्थापक थे महापद्म नंद, और जब नंद वंश का विनाश हुआ तो इसके राजा थे घनानंद। घनानंद को हरा दिया गया और इनके साथ ही जो नंद वंश था यह खत्म हुआ। अब यहाँ पे जो नया वंश शुरू हुआ ये था मौर्य। अगला है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? 4 विकल्प है और आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। दरअसल होता क्या है कि जब मौर्य वंश की शुरुआत होती है तब चाणक्य ने इस वंश को, मतलब जो नंद वंश है इसको खत्म करके मौर्य वंश की शुरुआत की। जो चाणक्य था वो नंद वंश को खत्म किया और मौर्य वंश की शुरुआत किया। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला है कि निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियादसी भी था? देवान प्रियादसी किसको कहा जाता है? एक तरह से ये उपनाम वाला क्वेश्चन है, ये भी रिलेटेड है मौर्य वंश से, और इनका नाम है मौर्य सम्राट अशोक।
अगला है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की। ये थे उनके जो एक तरह से आप गुरु कह सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री कह सकते हैं, तो ये है चाणक्य। अगला है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद के बारे में कौन बात रखता है, कौन कहता है कि अनेकांतवाद है। ये कहा जाता है जैन मतों के द्वारा। अगला है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। अंगीकार मतलब अपना लिया था। देखिए, जब कलिंग का युद्ध होता है 269 बीसी में, तो यहाँ पे कई बार पूछा गया कलिंग कहाँ पे है, तो कलिंग आज के उड़ीसा में है। तो कलिंग युद्ध के बाद वहाँ पे ढेर सारे लोग मारे गए, ढेर सारे लोग बंदी बनाए गए। यह देखकर अशोक का मन विचलित हुआ और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगति थी, थर्ड बौद्ध काउंसिल, ये 251 ईस्वी में कराई गई थी अशोक के द्वारा। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 काउंसिल हुई है। पहला 483, दूसरा 383 और तीसरा 251 और चौथा पहली शताब्दी। अगला है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है। जैसे चाणक्य को कई नामों से जाना जाता है, तो इनमें से वो कौन है ये आपको बताना है। विशाखादत्त, विष्णुगुप्त, भट्टस्वामी या फिर राजशेखर। सही उत्तर है विष्णुगुप्त। अगला है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये की जाती है बाहुबली के लिए। अगला है कि योगाचार या फिर विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। इनमें से मैत्रेयनाथ, महाकश्यप, अश्वघोष या फिर नागार्जुन। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। सही उत्तर है मैत्रेयनाथ। अगला है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उनकी 3 पत्नियां थीं, चारुलता, चंडालिका और कारुवाकी। तो उनको प्रभावित करने के बारे में कहा गया है, तो ये है कारुवाकी। अगला है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। देखिए, अशोक के बारे में कहा जाता है, यहाँ पे अशोक ही सही उत्तर होगा। अशोक के बारे में कहा जाता है कि इसने इसका मतलब जो राज्याभिषेक है ये 2 बार हुआ। दरअसल ये जब सीट गद्दी पे बैठने वाले थे उससे पहले इन्होंने 99 भाइयों को मार दिया। और 99 भाइयों का मतलब ये है कि ये इनकी कई जो माताएं थी सब उनके भाई थे। तो मतलब एक राजा की कई पत्नियां थी और उनके ढेर सारे लड़के थे और उनमें भी एक अशोक भी थे। तो अब भले ही उनकी हत्या करके ये राजा बन गए, लेकिन जो परिवार का असंतोष था उसे दबाने के लिए इनको कई सालों का वक्त लग गया। तो अशोक थे जिन्होंने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी और तब जाके ये राजगद्दी पर बैठे। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताएं किसने उल्लेख किया है। यह है मामूल नार। अगला है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बटा हुआ है। देखिए, भले ही नाम इसका अर्थशास्त्र है लेकिन इसका संबंध इकोनॉमिक्स से नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए। तो आपको बताना है कि ये जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है ये कितने भागों में बटा हुआ था। चलिए आपको 50-50 कर दें, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अब बताइए इनमें से कौन सही होगा। 50-50 हो गया आपके लिए। सही उत्तर है 15। अगला है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। क्षत्रप प्रणाली का गुप्त, ईरानी, शक या फिर हिंद या वन। 50-50 चाहिए, तो चलिए यहाँ पे हम फिर से 50-50 दे देते हैं। ये दोनों गलत हैं। इन दोनों में से बताइए कौन सही है। सही उत्तर है शक। अगला है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था किसके द्वारा। ग्रीकों के द्वारा, पार्थियनों के द्वारा, मुगलों के द्वारा या फिर शकों के द्वारा। सही उत्तर है ग्रीकों के द्वारा। अगला है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। इनमें से वो कौन है। ये सारे संग्रहालय हैं
चलिए 50-50 जाइए, तो ये दोनों में से एक उत्तर सही है। अब बताइए कौन सा सही है। सही उत्तर है मथुरा संग्रहालय। देखिए, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं या फिर इन क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? कौन है जो समकालीन नहीं था? देखिए, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, ये दोनों समकालीन है, लेकिन जो मिलिंद हैं ये समकालीन नहीं है। अगला है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों, जिसमें से पहला है हीनयान और दूसरा है महायान, में बट गया? किसके समय? कनिष्क के समय। कब? जब चौथी बौद्ध काउंसिल कराई गई तब। अगला है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर है पदपाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां पर हुआ था? वल्लभी, पावा, आबू या फिर पाटलिपुत्र? सही उत्तर है पटना, यानी कि पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है निगम, आगम, बखार या फिर ग्रंथ। सही उत्तर है आगम। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। यहाँ पे आपके 4 विकल्प हैं। आपको अपना उत्तर 2 से लेकर 3 सेकंड में कमेंट करके बताना होगा। देखिए, वयोवृद्ध नेता किसको कहा जाता है? ये वयोवृद्ध नेता के नाम से जाने जाते हैं और ये हैं ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। अगला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1904 में कौन वायसराय था? देखिए, यहाँ पे हमने 1905 कह दिया था, तो 1904 कहिए, 5 कहिए, ये एक ही वायसराय था इस समय। आपको उसका नाम बताना है और ये नाम बहुत बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। यह है लॉर्ड कर्जन। जाना जाता है बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल विभाजन के लिए। अगला है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। अब आपको बताना है कि 1885 के दौरान कौन था गवर्नर जनरल भारत का? क्या ये लॉर्ड विलियम बेटिक थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डफरिन था या लॉर्ड रिपन था? देखिए, अगर आप ऊपर से आप देखते जाएंगे तो इनका टाइम पीरियड है 1830-35 के आसपास, तो ये भी नहीं, ये 1905। और जो तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, यही वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? जो पहली बैठक हुई ये कहाँ पे हुई? ये आपसे पूछा गया है। 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए। अगर आप चाहते हैं इसका उत्तर, तो आप चाहें तो पीडीएफ देख सकते हैं और इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। देखिए, यहाँ पे इसके लिए सही उत्तर होगा बम्बई। तो आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त किसके सामंत थे? आपका ऑप्शन है कुषाणों के, मौर्यों के, सातवाहनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताएं। सही उत्तर है कुषाणों के। अगला है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, C.R. दास, लाला लाजपत राय और सत्येंद्रनाथ टैगोर। दरअसल होता ये था कि जब अंग्रेजों का यहाँ पे रूल था तो वहाँ पे पहले तो ये रूल था कि कोई भी भारतीय इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता। बाद में जब अलाउ किया गया तो पहले जो भारतीय थे इनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये वाला तो हम इसी वीडियो में आपको बताए हैं। आप आसानी से अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। इसकी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा और ईयर है 1885। अगला है कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? संघ, भारतीय संघ, जनसंघ नहीं है ये भारतीय संघ है और सही उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
अगला है कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। वो कौन है जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? क्या उनका नाम एस.एन. बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी है, या फिर जी.के. गोखले है? उनका नाम आपसे पूछा गया है और ये हैं दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे क्या बताया था? ए.ओ. ह्यूम। तो यहाँ पे देखिए कोई ए.ओ. ह्यूम है, तो ये वाला है एलन एक्टोवियन ह्यूम। अगला है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शन है टी प्रकाशम, सी राजगोपालचारी, एन बेसेंट, या फिर महात्मा गांधी। ये है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1916 में एक लखनऊ में सेशन हुआ था और इसी में गरम दल और नरम दल एक साथ आ गए। इससे पहले 1907 में सूरत में सेशन हुआ जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हुए थे। अगला है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस, अरुण आसफ अली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक यौगिक और दार्शनिक बन गए? 2 सेकंड लीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। और जिनका नाम है अरबिंदो घोष। आगे बढ़ें तो अगला है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको मिलता है? वल्लभ भाई पटेल को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को, या फिर शिवाजी को? ये हैं बाल गंगाधर तिलक, जो लाल बाल और पाल में शामिल थे, जो कि गरम दल माना जाता है। अगला है कि पंजाब केसरी खिताब किसको दिया गया था? इनमें से पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, रणजीत सिंह, या फिर बलदेव सिंह? ये हैं लाला लाजपत राय। अगला है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी, इनका नाम शुरू होता है लाला से। इनका नाम है लाला हरदयाल। अगला है कि मार्लियामेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म आया ये किस वर्ष आया था? 2 रिफॉर्म में पूछा जाता है, एक है मार्लियामेंटो और एक है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। ये दोनों रिफॉर्म बार बार पूछा गया है, जिसमें से मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आया था 1919 में और मार्लियामेंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, यानी कि इसका उत्तर होगा 1909। अगला है कि भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? लाल बाल और पाल, तो इसमें से हैं बाल, ये हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था? अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या फिर बाल गंगाधर तिलक? इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो कमेंट करते रहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वीडियो बाद में देख रहे हैं या फिर लाइव होने के टाइम देख रहे हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन? 1905 ये क्वेश्चन तो इसी में रिपीट हुआ था, लॉर्ड कर्जन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध, क्या इनका नाम बिपिन चंद्र पाल था? नहीं, ये तो गरम दल के नेता थे। महात्मा गांधी, ये तो बाद में आए। अरबिंदो घोष, और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि आपका सही उत्तर होगा अरविंद घोष। अगला है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? तो पहले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये पहले शामिल हुए लेकिन बर्खास्त इनको नहीं किया गया था, ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। इनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? 10, 12, 21 और 47? 4 ऑप्शन, सही उत्तर है 1912। अगला है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्या नाम था इनका?
इनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। जगदीशपुर के राजा कौन थे? और आपके ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। यहाँ पर आपको आपका उत्तर बताने के लिए 2 से 3 सेकंड मिलेगा, तो अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए 2 से 3 सेकंड में। देखिए, अगर हम बात करें जगदीशपुर की तो ये है बिहार में। अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे तो बिहार का ये जगदीशपुर, इसका नाम पहले आता है। तो यहाँ के जो राजा थे ये थे कुंवर सिंह, और नाम आने का कारण है कुंवर सिंह क्योंकि कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में बिहार का प्रतिनिधित्व किए थे। देखिए, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति से, जैसे कि उसकी स्टार्टिंग अगर होती है मेरठ से, मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश, तो मेरठ में जो इसके नेता थे इनका नाम था मंगल पांडे, मंगल पांडे। और अगर देखेंगे 1857 की क्रांति में सबसे पहले अगर किसी को फांसी हुई तो मंगल पांडे ही थे। इसके बाद अगर ये क्रांति दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में जो इसके नेता थे इनका नाम था बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। इसके बाद पूछा जाता है लखनऊ के बारे में। जब ये क्रांति लखनऊ पहुंची लगभग 4 जून को, तो यहाँ पे जो इसके नेता थे इनका नाम था बेगम हजरत महल, एक महिला थी। और इसके अलावा ये झांसी में आप पढ़े हैं लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में राय बहादुर खान, फैजाबाद में अहमद उल्लाह, ग्वालियर में तात्या टोपे। ये सारे नेता हैं जो कि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में पूछा जाता है कि जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? देखिए, अभी इस क्वेश्चन के बारे में हमने आपको बताया है पिछले वाले क्वेश्चन में। अभी तक आप अपना उत्तर दे चुके होंगे, कुंवर सिंह। देखिए, इसलिए जरूरी है कि जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उसे आप ध्यान से सुनिए। वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। PDF आप ले सकते हैं और इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। अगला है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था, मतलब कहाँ था? आपके ऑप्शन है बिहार शरीफ, सिलहट, सूरत और कोल्हापुर। तो ये कई स्टेटों के नाम है। तो ये था महाराष्ट्र में कोल्हापुर। अगला है कि वर्ष के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ये 1857 की बात की गई है, यहाँ पे छूट गया है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था वहां पे सबसे पहले किसने बलिदान दिया, ये हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है। ये बलिदान दिया गया मंगल पांडे के द्वारा। कहाँ पे? मेरठ में। देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई इसके होने के भी कई कारण थे और इसके फेल होने के भी कई कारण थे। होने के तो कुछ कारण ये थे कि पहले बात कि उस समय डलहौजी था और उसने एक रूल लगाया था हड़प नीति, हड़प नीति। उससे पहले था डलहौजी। हड़प नीति में क्या था कि अगर किसी राजा का खुद का कोई बेटा नहीं होता है तो वो किसी को गोद नहीं ले पाएगा। इसके अलावा और कई छोटे बड़े रूल्स बनाए गए थे। उसमें से अगर किसी का पालन करने में कोई चूक होती थी, क्योंकि अंग्रेज हावी हो गए थे चारों तरफ, केवल आपको एक छोड़ दिए थे कि अगर आप यहाँ पे राजा हैं तो राजा बने रहिए, लेकिन जो हम रूल्स बनाएंगे उसको आपको पालन करना होगा। तो कई राजा ऐसे थे जो कि पालन नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि लखनऊ में बेगम हजरत महल के साथ हुआ, झांसी में हुआ लक्ष्मीबाई के साथ। तो यहाँ पे वो लोग हड़प नीति के तहत उनका राज हड़प लिए। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि जो तत्कालीन कारण था, मतलब जो तुरंत कारण हुआ, ये था सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो गन दी गई थी सैनिकों को उसमें गाय और सूअर की चर्बी होती थी। तो गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा मिला है और मुस्लिमों में जो सूअर है वो हराम है। तो इस तरह यहाँ पे विरोध हुआ और विरोध किया गया सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा, जो कि इनको बहुत जल्दी ही अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपका ऑप्शन है जयश्री, अहल्या, मणिकर्णिका या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, इस पे एक मूवी भी बनी है, अगर आपने देखा हो तो इसी नाम से ये मूवी है और इसके लिए सही उत्तर है मणिकर्णिका। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? बिरसा मुंडा उस स्टेट के हीरो हैं। जैसे अगर आप बिहार का आप देखे हैं उसी तरह जो बिहार के कुंवर सिंह हो गए, मेरठ के मंगल पांडे होंगे, उसी तरह जो बिरसा मुंडा है ये अपने स्टेट के हीरो के जैसे हैं एक तरह से। और जो इनका कार्य क्षेत्र है ये है रांची, यानी कि झारखंड।
अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले कहां पर आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है मद्रास, पटना, लखनऊ या फिर कलकत्ता, कोलकाता, जो आज कोलकाता हो गया है। देखिए कहा गया है भारतीय किसान सभा सबसे पहले, तो ये की गई थी लखनऊ में, जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि किसने नारा दिया कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर? ये किसका नारा है? यहाँ पे आपके विकल्प है, अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताएं। ये है श्री नारायण गुरु। देखिए कई लोगों के कई नारे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का आप देखते हैं करो या मरो, इस तरह कई हैं, जैसे दयानंद सरस्वती का है कि वेदों की ओर लौट चलो, तो ये है श्री नारायण गुरु का। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा बाई फूले ने की थी? ज्योतिबा बाई फूले ने इनमें से किसकी स्थापना की, ये आपको बताना है। दलित वर्ग, मिशन समाज। देखिए यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है, ये दोनों एक ही है और ये दोनों गलत है। चलिए अब आपके लिए 50-50 हो गया, आपको इसमें से बताना है कौन सही है। इन दोनों में से कौन सही है? सही है सत्यशोधक समाज। अगला है कि बारडोली के सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल बजाज, वल्लभ भाई पटेल या फिर विनोबा भावे? जो बारडोली का सत्याग्रह हुआ ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इससे पहले ये केवल वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। जब ये बारडोली के सत्याग्रह में भाग लेते हैं तो जो बारडोली की महिलाएं थी उन्होंने इनको एक नाम दिया और ये था सरदार। तब से इनके नाम के आगे सरदार लगाया जाने लगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? अगला है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, उत्तर कमेंट करके बताएं केवल 2 सेकंड में। देखिए सही उत्तर है 1874। अगला क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडा विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको बताना है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। सीधे आपको ईयर कमेंट करके बताना होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर है 1895। अगला है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? कौन ऐसा प्रदेश है? इनमें से एरिया का नाम दिया गया है, तो यह है छोटा नागपुर। अगला है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? मतलब फैक्ट्री के लिए जो रूल्स बनाए गए, जो पहला फैक्ट्री अधिनियम था, इस वायसराय के शासनकाल में लाया गया और इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कैनिंग? सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका? ये जो पागलपंथी विद्रोह है ये किसके द्वारा किया गया, यही तो पूछा गया है। क्या गोंडों के द्वारा, गारों के द्वारा, कोलियों के द्वारा या फिर भीलों के द्वारा? अगर आपको 50-50 चाहिए तो चलिए इसमें से बताइए। 50-50, ये दोनों गलत हैं, सही उत्तर है गारो। अगला है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? मतलब जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? देखिए ये क्वेश्चन एक तरह से आपको कंफ्यूज कर देगा बड़े आसानी से। अगर आपको हम ईयर बता दें तो इनका ईयर है 1556 से लेकर के 1605 और इनका ईयर है, इनका भी देख लीजिए, ये जब रूल किए तो 1530 से 1540 तक, बाद में 1555 से लेके 1556 तक, ये 2 बार रूल किया, बीच में गैप मिला था। तो ये जहांगीर की बात करें तो ये 1605 से लेकर के 1627 तक। ठीक है, देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि भारत का बादशाह उस समय कौन था, कब? जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, भारत में नहीं, जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1604 के आसपास, तब पूछा गया है, तब आपका उत्तर होगा अकबर। अगर यहाँ पे ये पूछ ले कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ये 1613 के आसपास में यहाँ पे पहली फैक्ट्री लगाई, यानी कि तब आपका उत्तर जहांगीर हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन रहा कि ब्रिटेन में कब बनी, तब आपका उत्तर अकबर होगा।
वैसे इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी अकबर होगा। तो क्वेश्चन जब हार्ड पूछना होगा तो इस तरह आपको कंफ्यूज किया जाएगा। अगला है कि मोपला आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तेलंगाना, विदर्भ महाराष्ट्र का ये एरिया है, और मराठवाड़ा भी है, और मालाबार सही उत्तर है, मालाबार। आगे बढ़ें उससे पहले आशा है आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। इस तरह की कुछ कंबाइंड वीडियो भी हैं, जो कंबाइंड वीडियो मतलब कि वो 5 घंटे की हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तक की वीडियो अपलोड है। उन वीडियो को देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ढेर सारी वीडियो नहीं देखनी होगी। आपने 10 घंटे की एक वीडियो देख लिया, मतलब आपने 20 वीडियो को देख लिया। तो उन वीडियो को देखने के लिए एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे आपको एक अलग से सेक्शन मिलेगा कंबाइंड वीडियो का, वहाँ जाकर आप उनको देख पाएंगे। अगला है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? जो नील आंदोलन हुआ बिहार में चंपारण में, तो ये थे हरिश्चंद मुखर्जी। अगला है कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? इनमें से कौन सा विद्रोह है जो कि महाराष्ट्र में हुआ, ये आपको बता देना है। क्या कोल है, संथाल है, रामफा है या फिर भील है? सही उत्तर जो भी लगता है आपको कमेंट करके बताइए। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सही उत्तर है भील। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वो कौन था? जैसे अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से, ये क्वेश्चन थोड़ी मिसटाइपिंग है इसमें, ये ऑप्शंस गलत हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, लोहा, तांबा या फिर कांसा? यह है टेराकोटा। अगला है कि हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 21, 42 या फिर 35? ये हुई थी 1921 में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पत्थर से, ईंट से, लकड़ी से, बांस से? ईंट से बनाए गए हैं। दरअसल इसकी खोज ही ईंट से हुई। जब एक जगह ईंट की जरूरत पड़ी और यहाँ से ईंट लगा करके लोकल मिस्त्री लगाने लगा, तब पता किया गया कि भाई ये ईंट कहाँ से आ रही है। तो पता चला कि अरे यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जो कि दब गई है, तो ये ईंटों से हुआ। अगला है कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? देखिए अगर आप देखेंगे तो केबीसी में एक साल क्वेश्चन पूछा गया था, अब 5 करोड़ के लिए क्वेश्चन था कि इनमें से पहले कौन आया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे अंत में कौन आया। पहले आए पुर्तगाली 1498 में, बाद में सबसे आए, यहाँ पे अगर इस ऑप्शन में देखेंगे तो यह है फ्रांसीसी। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पे डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रशासनिक अव्यवस्था, मतलब जब लॉर्ड डलहौजी भारत में रूल किया तो इसने एक रूल बनाया था कि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी पड़ोसी राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो उसके राज्य को अंग्रेज ले लेंगे। इसको एक अलग नाम से जाना गया, इसको हम हड़प नीति बोलते हैं। हड़प नीति जो 1857 की क्रांति हुई, इसमें हड़प नीति की बहुत बड़ा रोल था। हालांकि जो लॉर्ड डलहौजी है उसने कई सुधार भी किए, जैसे कि सामाजिक सुधार है, व्यवसायिक सुधार है, सिंचाई के लिए काम किया, रेल तार तथा डाकघर की स्थापना करने का श्रेय भी लॉर्ड डलहौजी को मिलता है। लेकिन प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पे लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले जिसको मिलाया ये था अवध। अगला है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ये आपके विकल्प हैं, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 2 सेकंड में। आपका ऑप्शन है राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, धार्मिक। अंग्रेजी शासन का प्रभाव, तो देखिए अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक क्षेत्र में। अगला है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? जो टीपू सुल्तान थे जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ तो ये कब मारे गए? अंग्रेजों के साथ देखा जाए तो टीपू सुल्तान 2 युद्ध लड़े, जिसमें पहले युद्ध में भले ही उनकी हार हुई लेकिन वो मारे नहीं गए थे। अगेन दूसरे युद्ध में अंग्रेजों के चलते उन दोबारा युद्ध हुआ और वो मारे गए, और ये था 1799। अगला है कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? आपका ऑप्शन है अली वर्दी खान, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफर।
देखिए, ब्लैक होल की घटना ये कहलाती है कि इसमें क्या होता है कि एक छोटे से कोठरी में, जो कि 20 बाई 20 की थी, और उसमें करीब करीब 50 से 100 लोगों को बंद कर दिया गया, जिसमें से अधिकतर लोग घुटन के कारण मर गए। उसे कहा गया ब्लैक होल, और ये हुआ था सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? कौन है जिन्होंने खुसरो की सहायता की? खुसरो यानी कि शाहजहां। देखिए, हुआ क्या था कि ये जो खुसरो था, इसकी सपोर्ट किया इन्होंने, और इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। और जो इनके पिता थे, मतलब शाहजहां के पिता थे, उनका नाम था जहांगीर। और जहांगीर ने इसीलिए गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दिया। कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। जहां आप आज शीश चौराहा देखते हैं, तो वहीं पे उनको फांसी दी गई थी। और ये सिखों के 5वें गुरु थे। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। किसने उनको फांसी दिलवाई? जहांगीर ने। उन्होंने किसकी सहायता की थी? खुसरो की। खुसरो किसका बेटा था? तो जहांगीर का। अगला है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? यह आपके विकल्प हैं, और आपके पास 2 सेकंड होगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ये था हेक्टर मुनरो। अगला है कि अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजपूतों ने, मराठों ने, सिखों ने, या फिर मुगलों ने? देखिए, अगर आप देखेंगे मुगल को, तो मुगल तो उस टाइम पीरियड पे थे ही नहीं। क्योंकि अगर आप बात करेंगे 1857 के आसपास की, तो इस समय मुगल जो साम्राज्य बचा भी था भारत में, ये बिल्कुल कमजोर हो चुका था। मुगल साम्राज्य जो अंतिम मजबूत है, ये 1757 तक ही आपको मिलेगा, जब तक औरंगजेब था। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल बिल्कुल कमजोर पड़ गया। इसके अलावा ऊपर से देखेंगे तो राजपूत भी बहुत पहले, ये तो मुगल से ही हार चुके थे। और इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा मराठों ने। अगला है कि भारत में खोजा गया पहला पुराण शहर कौन है? पुराण मतलब पुराना, और ये है हड़प्पा। अगला है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जो प्लासी की लड़ाई हुई वहां पे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो ये है रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा। देखिए, उस समय ठगी प्रथा काफी चरम पे थी। क्या होता था कि जब कोई व्यापारी अपना अनाज लेकर के या फिर अपना सामान लेकर के उसे दूर मार्केट में बेचने जाता था, तो उस समय आज के जैसे यातायात के साधन तो उपलब्ध नहीं थे। बैलगाड़ी से जाना होता था, घोड़ा गाड़ी से जाना होता था। यात्रा लंबी होने के कारण बीच में जो सराय बनाए गए थे, वहीं पे वो रुक जाते थे। यहाँ पे जो चोर थे, यहाँ पे जो ठग थे, उनको किसी भी तरीके से ठग लेते थे, उनका सामान चुरा लेते थे। तो इसे खत्म किया गया लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिक के नाम से एक और अच्छी बात है, इन्होंने सती प्रथा का भी बैन किया था, सती प्रथा को भी। अगला है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? संपत्ति का अपवहन ये दिया गया था ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगला है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? पहले की बात है, आज की नहीं। तो ये है जमींदार। ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे बात की गई है। अगला है कि प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई? रेल लाइन किसने बिछवाई, ये बताना है आपको। यह है जॉर्ज क्लार्क। अगला क्वेश्चन है कि गोंद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? देखिए, यही गवर्नर ऐसा था जिसने कहा कि अगर आपके राज्य में अव्यवस्था होगी तब हम आपका राज हड़प लेंगे। अगर आपका खुद का, मतलब राजा रानी का खुद का कोई बेटा नहीं है, तो ये किसी को गोद भी नहीं ले सकते हैं। और जब किसी को गोद नहीं लेंगे तो उनकी पीढ़ी वहीं पे खत्म। तो उस तरह की कंडीशन में भी अंग्रेज उनके राज्य को हड़प लेंगे। तो कई रूल्स बनाए गए थे जिसमें गोद प्रथा भी था, और इस पर भी बैन लगाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी?
ये एक काफी प्रचलित, मतलब काफी ये वहाँ के लिए जाने जाते हैं, रणजीत सिंह, महाराज रणजीत सिंह। तो इनकी राजधानी कहाँ पे थी? ये थी लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान में है। अगला है कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कहवा बागान कहाँ पे लगाए गए थे? कहवा बागान ये लगाए गए वायनाड जनपद में, वायनाड जनपद में, ये केरल में है। अगला है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? सुधार आंदोलन तो ये था ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? सूती वस्त्र मिल बम्बई, मतलब आज जो मुंबई हो पहले बम्बई बोली जाती थी, उसी तरह कोयम्बटूर है, अहमदाबाद, सूरत, ये था बम्बई में। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने लोगों के साथ, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहते हैं? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, पहले यहाँ पे गुरुकुल वाला सिस्टम था, लेकिन उसे खत्म करने और आधुनिक शिक्षा के लिए काम करने के लिए जाना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। अगला है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? प्रथम जनगणना, देखिए आज जनगणना होती है 10 साल पे, 2011 में हुई थी, अगली 2021 में होगी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अभी तो कोरोना है, तो सब कुछ ठीक रहा तो 2021 में होगी। और यहाँ पे पहली जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे। अगला है कि सिखों के सैन्य संप्रदायक खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ये 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे ये, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और ये हैं गुरु गोविंद सिंह, ये इन्होंने खालसा पंथ को शुरुआत की। अगला है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम, भाग्यनगर, बंगलौर या फिर मैसूर? यह है श्रीरंगपट्टनम। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दें। वहां पे जाने पे आपको पीडीएफ मिलेगा, आप टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का आप टेस्ट दे सकते हैं, वीडियो मिल जाती है और आपको एग्जाम वाइज टेस्ट भी मिल जाता है। तो इतने सारे चीज वहां पे मिल रही है, जो केवल 4 MB का एप्लीकेशन है, आप आसानी से उसे अपने मोबाइल में रख पाएंगे। और डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण जो नंदेड़ गुरुद्वारा है उसको पवित्र माना जाता है? नंदेड़ गुरुद्वारा में किसकी समाधि है? यह है गुरु गोविंद सिंह की। अगला है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? 4 विकल्प, यह है शुकर चाकिया, शुकर चाकिया। अगला है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु अर्जुन देव ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड मिलेगा और आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, उन सब के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगी। देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक अगर पूछा जाए तो ये है आत्माराम पांडुरंग। हालांकि इसमें एक लोग इनका साथ दिया, इनका नाम था MG रानाडे। हालांकि कई जगह केवल आत्माराम पांडुरंग का नाम ही मिलता है, लेकिन अगर ये भी नाम कहीं मिलता है और ये आत्माराम पांडुरंग नहीं है तो आप इसी को ट्रिक कर सकते हैं। इस तरह कई संस्थाएं हैं जो कि कई बार आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि जो भारतीय कांग्रेस है, कांग्रेस से इसकी स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। इसका ईयर भी पूछा जाता है 1885। गदर पार्टी को किसने बनाया? गदर पार्टी, गदर पार्टी को बनाया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। और कब? 1913 में। इसके अलावा पूछा जाता है कि अभिनव भारत की शुरुआत किसने की? अभिनव भारत
ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत की गई थी विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वीर सावरकर, जिनको आप जानते हैं। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत की शुरुआत की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब? 1905 में। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब? 1918 में। ये सारे कई फैक्ट हैं जो कई बार आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर या फिर नानाबदीज। सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हमने एप्लीकेशन पे डिटेल इसके बारे में एक पोस्ट चढ़ाया है, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। हालांकि आपको वीडियो भी मिल जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। अगला है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? आपका ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुबर्क, रॉबर्टो डी नोवेली, वास्को डी गामा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, लेकिन जो अधिकार करने का बात है यह है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम पर। अगला है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? कावेरीपट्टनम, कांची, मदुरई या फिर तिरुचिपल्ली। कहां पे थी पांड्य साम्राज्य की? ये थी मदुरई में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? चोल राजाओं की राजधानी आपसे पूछा गया है। तिरुचिपल्ली, मदुरई, सांची या फिर तंजौर। जैसे अभी आपने देखा था कि पिछले वाले में आपसे पांड्य साम्राज्य की राजधानी पूछा गया था, सही उत्तर था मदुरई, लेकिन यहाँ पे चोल राजाओं के बारे में बात की गई है तो इनकी राजधानी थी तंजौर। ये सब दक्षिण भारत का जो इतिहास होगा उसमें आपको ये सब मिलता है। अगला है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? मतलब कि इन्होंने भारत में बहुत ज्यादा काम किया, कई सारे बड़े काम हैं जिन्होंने किया, लेकिन जब ये भारत में नहीं थे तभी इनकी मृत्यु हो गई। और अगर आपको हिंट दे तो इन्होंने सती प्रथा को बैन कराने में काफी काम किया था। सती प्रथा, ठगी को। इनका नाम है राजा राम मोहन राय और इन्होंने सती प्रथा को बैन कराने में बहुत बड़ा अहम रोल निभाया। अगला है कि कोका आंदोलन को किसने संगठित किया? आपका ऑप्शन है ये। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताएं। देखिए, अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा, आप टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दे पाएंगे और आपको वीडियो मिलेगी। यानी कि इन 4 चीज़ों के लिए आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, मंथली, वीकली और स्पेशल करंट अफेयर सब मिलता है। ये हैं गुरु राम सिंह। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर पहले कमेंट बॉक्स पे आप उसे देख पाएंगे। अगला है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? भगत सिंह, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर रामकृष्ण परमहंस। यह है राजा राम मोहन राय। अगला है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? जो दास प्रथा थी इसको अवैध घोषित कर दिया गया भारत में कब, ये आपको बताना है। आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं। यह किया गया था 1843 में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को बताया है उन सभी का उत्तर सही है। अगला है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? जो बहावी आंदोलन था इसका मुख्य केंद्र क्या था? लखनऊ, पटना, तमिलनाडु या फिर मुंबई? ये था पटना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं है? स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर लोकमान्य तिलक? किसने कहा था? यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? फरायजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां, शमशेर गाजी, आगा मोहम्मद रजा या फिर वजीर अली? तुरंत अपना उत्तर बताएं। देखिए, फरायजी विद्रोह की बात करें तो ये हैं दादू मियां। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज मतलब कि कितने ईश्वर मानता है या फिर ईश्वर नहीं मानता है या फिर बहुत सारे ईश्वर मानता है? तो ये ब्रह्म समाज है, ये केवल एक ईश्वर मानता है, यानी कि एक ईश्वरवाद पर। अगला है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? वल्लभ भाई पटेल, शिव नारायण अग्निहोत्री,
रामकृष्ण परमहंस, दादा भाई नौरोजी। देव समाज, यह है शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसने दिया था? ई ओ ह्यूम, आर पास दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त या फिर एनी बेसेंट? देखिए, अगर ये रहे और इनमें से बस यही ऑप्शन मिले तो आप एनी बेसेंट को ट्रिक कर सकते हैं। वैसे दयानंद सरस्वती ने ये कहा था, लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे दो लोगों का सहयोग है, लेकिन अगर आपको विकल्प में दयानंद सरस्वती का नाम नहीं मिलता है तो आप एनी बेसेंट को ट्रिक कर सकते हैं। अगला है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम कुछ और था और यह है नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका गए थे। शिकागो में जो इनका सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे जो इन्होंने भाषण दिया था, उसके बाद ही भारत की अच्छी पहचान हो पाई दुनिया में। और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन, यह है हेनरी बिबियन डेरोजियो। हेनरी बिबियन डेरोजियो। अगला है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज, यह था धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ये आपके विकल्प है। इनका नाम है राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ये क्वेश्चन तो हम इसी में बता चुके हैं, आप अपना उत्तर आराम से बता सकते हैं। इनका नाम है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये भारत आया था, तो आपको बताना है कि ये कहाँ से था। कई बार पूछा गया है कि भारत आने वाला पहला कौन था, क्या ये फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था, ब्रिटिश था? ये था पुर्तगाली। कब आया भारत में? 1498 में, केरल में, कलिकट। अगला है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? देखिए, इसी को हमने आपको बताया था अभी। तो आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उस पर भी ध्यान देना है। हालांकि आप इसका पीडीएफ तो ऐप पर से डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको पता चल जाएगा। ये था शिकागो, अमेरिका का शहर शिकागो। अगला है कि सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम कब आया था? यह आया था 1920 और 1930 के बीच में, और यह आया था 1925 में। अगला है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। देखिए, ये इससे पहले भी एक आए थे, लेकिन उनको ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन जहांगीर के दरबार में जब सर टॉमस रो आया तो इसको जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए परमिशन दे दी, और यही एक सबसे बड़ी गलती थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सबसे पहले जब ये लोग आए तो ये अकेले आया, बाद में इन्होंने सबसे पहले गोवा पे कब्जा कर लिया। अल्बुबर्ग का आप नाम जानते हैं, और ये हैं पुर्तगाली। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।